अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और आज हम प्रॉब्लम 9 में एक बेहतरीन किस्म का और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पास बीकॉम पार्ट 1 2010 प्राइवेट का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और 50% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सेकेंड ईयर कॉमर्स वाले ये डेप्रिसिएशन तक का पार्ट समझें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बीकॉम वालों के लिए डिस्पोजल, डिस्कार्ड और रिटायर्ड वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो उनके लिए। बाकी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ये डेप्रिसिएशन तक का पार्ट समझेंगे तो उनका काम हो जाएगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको करें, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द 3 मशीन्स एक्वायर्ड बाय मुमताज़ एंड कंपनी ऑन जनवरी 1, 2005। जनवरी 1, 2005 को मुमताज़ एंड कंपनी ने 3 मशीन खरीदी। उसका डेटा आपके पास गिवन है। मशीन ए जिसकी कॉस्ट 3,40,000 है, उसकी लाइफ 6 साल है, स्क्रैप वैल्यू आपके पास 40,000 है और स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का उसके ऊपर अप्लाई होगा। पार्ट बी यानी कि मशीन बी 5 लाख उसकी कॉस्ट, यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 50,000, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड उस पर अप्लाई करेंगे मुमताज़ कंपनी वाले। मशीन सी कॉस्ट 4 लाख, यूज़फुल लाइफ 4 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 30,000 और डेप्रिसिएशन का मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 50% रेट लगाकर किया जाएगा। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ ईच मशीन। होल लाइफ, इसका मतलब इसका 6 साल का, इसका 5 का, इसका 4 साल का आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है और प्रेजेंट करना है इस टेबल में 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक का मशीन ए बी सी। ठीक है जी। पार्ट बी के अंदर यहाँ तक के पार्ट तो जो हैं वो डेप्रिसिएशन के लिए हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड इन जनरल द डिस्पोजल ऑफ मशीन एज पर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है ना। इन डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक आपने क्या करना है, मशीन को डिस्पोज करना है, डिस्कार्ड करना है या फिर एक्सचेंज करना है। मशीन सी इज ट्रेडेड इन विद मशीन डी, प्राइस ₹480,000, रिसीविंग ट्रेड इन अलाउंस इक्वल टू बुक वैल्यू ऑन December 31, 2006। मशीन सी जो है वो एक मशीन डी के बदले में रिप्लेस हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। मशीन बी जो है वो सोल्ड हो रही है 190,000 पे। कब? जुलाई 1, 2007 को। ओके जी। इसका मतलब जून 30, 2007 तक इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। मशीन ए जो है वो रिटायर की जा रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि बग़ैर कुछ हासिल किए, यानी कि आपने बेचा नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दिया एक तरीके से। ठीक है ना, कुछ हासिल नहीं हो उसके बदले में। ऑन September 30, 2009, इसका मतलब क्या हुआ कि September 30, 2009 तक का उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज भी किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले डेप्रिसिएशन का पार्ट समझाऊंगा और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, मशीन ए जो है, मशीन ए के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट ए, मशीन ए, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, रीसेल वैल्यू, कुछ भी कहें, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो 340 माइनस 40, 3 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास क्या आ गया, 50,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। अब मशीन आपने जनवरी 1 को ख़रीदी थी, दिसंबर लास्ट है, तो इसका मतलब पूरा साल इस्तेमाल हुआ। तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक 2005 से लेकर, क्योंकि इसकी लाइफ 6 साल थी, तो 5 से लेकर 10 साल तक हर साल इसका डेप्रिसिएशन कितना आता जाएगा, 5 लाख, 5 लाख 1 लाख हो गया, 5 लाख 2 लाख हो गया, 5 लाख और 5 लाख 3 लाख हो गया, जो कि हमने 340 माइनस 40 करके आपको बताया भी पहले था कि ये कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, जो कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है, जो कि आई है कितनी, 3 लाख। ठीक है ना, ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है जो कि पूरी अपनी लाइफ में डेप्रिशिएट हुई है। नाउ कम टू द पार्ट बी, यानी कि मशीन बी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मशीन बी के ऊपर अप्लाई होगा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि कॉस्ट में से आप सेल्वेज वैल्यू माइनस करें, डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालें। डेप्रिशिएबल कॉस्ट जब आ जाती है तो उससे उसको ईयरली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा लें। तो फ्रैक्शन जो आपका निकलता है या डिजिट कह लें, उसका फॉर्मूला होता है n
मल्टीप्लाई बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n नंबर ऑफ ईयर, तो ये आपके पास 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 और 3 5 ज़ा 15 हो जाता है। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो ये जो आपका नंबर ऑफ़ ईयर कुछ भी दिया हुआ है इसको प्लस की फॉर्म में ब्रेक करना शुरू कर दें। जब आप ब्रेक करेंगे और उसका टोटल करेंगे तो आपके पास वही टोटल आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। 5 और 4 9 हो जाता है, 9 और 3 आपका 12 हो जाता है, 12 और 2 14 और 1 आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद आप इसका डेप्रिसिएशन निकाल लें। इसकी जो यूज़फुल लाइफ थी वो 5 ईयर थी, इसका मतलब 2010 तक नहीं बल्कि 9 तक इसका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होगा। तो आपने 5 लाख इसकी कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू माइनस की तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई। तो इसको ईयरली फ्रैक्शन 450 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो है वो आपको वो ईयर पहले रिप्रेजेंट करता है जिनमें आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 150,000, जो कि आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन है। फिर 2006 में डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम 5 के बाद 4 अपॉन 15, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 120,000। फिर 450,000 डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगा 90,000। तो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड बेसिकली क्या है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है जी, और आपकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट सेम रहेगी हर साल। और दूसरी बात ये कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर कि ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा आपका इसका हर साल डेप्रिसिएशन, जो कि आप देख भी सकते हैं। फिर 450 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15, तो 60,000 डेप्रिसिएशन आ गया। देन 450 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 15, तो 30,000 इसका डेप्रिसिएशन आ गया। इसी तरीके से आप मशीन सी की बात करें तो आप क्या करेंगे कि मशीन सी के लिए सम ऑफ द ईयर डिजिट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे थे, जो कि 50% रेट था। एनुअल डेप्रिसिएशन इसमें कैसे निकलता है, कॉस्ट या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और बुक वैल्यू आपकी कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है। तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, या ऐसे मार्किंग नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन की बात बता रहा था, वो बटन दब गया। बहरहाल आप चाहें तो टेबल की फॉर्म में कर लें, या चाहे तो ऐसे फार्मूला बेस कर लें कि कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी कितनी थी, 4 लाख थी, और आपने 4 का 50% निकाला तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 2005 का कितना आया, 2 लाख, माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है ना, कितनी आ गई, 2 लाख आ गई। अब ये नई बुक वैल्यू है, इसके ऊपर 50% लगेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बुक वैल्यू में से ही माइनस करते हुए आएंगे, जो कि 1 लाख रह जाएगी तीसरे साल तक। फिर 1 लाख पे 50% तो 50,000 माइनस किया, फिर बुक वैल्यू 50 रह गई, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चौथे साल में जब लगाएंगे तो इस पर 25,000 आएगा, और बुक वैल्यू चौथे साल के आखिर में 25,000 रह जाएगी। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ईयर्स लें, ठीक है ना, ईयर्स लें और ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन करवा दें, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कंप्यूट करें, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन करके भी करवा सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में करवाया हुआ भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इनका जो डेप्रिसिएशन आया, जैसे मशीन ए का 2005 से 2010 तक 50,000 डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया, मशीन बी का आपने 150 120 यानी कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से 5वें साल के आखिर तक, और मशीन सी का 4 साल का आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करके लिख दिया। इसके बाद आपका तीनों जो मशीन का पार्ट था एक्सचेंज डिस्पोजल डिस्कार्ड का, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद उसने आपको ये कहा था, मैं वापस आपको रिकॉर्ड पढ़ा देता हूँ, कि जो मशीन सी है ना, जिसके ऊपर आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई किया था, उसको ट्रेड किया गया एक नई मशीन के साथ, डी मशीन उसका नाम है। तो उसकी प्राइस कितनी थी, 480। हालांकि ये वाली हमने जो मशीन सी है वो ख़रीदी थी 4 लाख। उसके अगेंस्ट ट्रेड इन अलाउंस जो है, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन इक्वल टू बुक वैल्यू उसके हमने रिसीव की थी, जो कि उसकी बुक वैल्यू बनती थी चौथे साल के आखिर में। तो इस केस 1 को मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ
कि आपने एंट्रीज भी बनानी। मशीन सी कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी, 4 लाख थी। टोटल हमने इसका जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकाला था, तो यहाँ पर मशीन सी का आपने पूरा डेप्रिसिएशन निकाला तो था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 2006 में बेची है आपने, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख थी, 2 लाख और 1 लाख, टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसका कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है ना, माइनस किया तो बुक वैल्यू 1 लाख आ गई। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस कैसे मालूम करेंगे कि बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख आई थी, जो कि इसको हमने नीचे लेकर आए हैं। और उसने कहा कि इसका ट्रेड इन अलाउंस, यानी कि जो पुरानी मशीन है उसको जब हमने एक्सचेंज किया, उसके बदले में जो पैसे आपको मिले, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन जो एक्सचेंज की है वो इक्वल टू बुक वैल्यू थी। तो 1 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ गई। फिर जब आप एक्सचेंज का केस पढ़ते हैं तो आप बैलेंस कैश भी पे करते हैं, एडिशनल कैश, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन डी, यानी कि न्यू मशीन, उसमें से ट्रेड इन अलाउंस को माइनस करवा देंगे। 480 माइनस 1 लाख तो 380 बैलेंस पेड इन कैश, यानी कि एडिशनल कैश आपने पे किया है। ठीक है ना, तो इसकी फिर आप क्या कर लेंगे कि एंट्री बना लेंगे। बहरहाल ये तो अभी केस बी है। ठीक है ना, गेन और लॉस आपका उसके पास हो गया। मशीन बी की बात अगर मैं करूं, एंट्रीज के ऊपर बाद में चलते, पहले मैं आपको कंप्यूटेशन बता देता हूं। मशीन बी की बात करते हैं तो मशीन बी जो है वो सोल्ड कर दी गई जुलाई 1 को 2007 को। ठीक है ना, उसका डेप्रिसिएशन जो है मशीन बी का वो तो 9 तक निकाला था, लेकिन कह रहे हैं 7 की जुलाई को अगर हम 190 का बेच दें तो क्या होगा, तो देखिए जनाब क्या होगा। सेलिंग प्राइस उसकी 190,000 है, बुक वैल्यू उसकी क्या है 185,000। ये 185,000 कहाँ से आई, ये यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा जो है वो काम ऊपर नीचे हो गया। आपके पास मशीन बी जो है ना केस 2 में, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 150,000 था, फिर 120,000 था, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007 की जुलाई 1 को वो कह रहे हैं कि अगर हम सेल लें तो मतलब जून तक का आपका डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होगा कि नहीं, यानी कि जून तक के बनते हैं 6 महीने। तो 90,000 था, तो 90,000 का आधा, ठीक है ना, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये 45,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसका मतलब इसका कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 3,015 रुपीज़ है। ओके हो गया। तो इसका अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, कॉस्ट इसकी 5 लाख थी, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई सर, इसकी बुक वैल्यू आ गई 1,85,000। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं ऊपर दोबारा लेके चलता हूँ। तो सेलिंग प्राइस इसकी 190 थी, बुक वैल्यू हमने 185 निकाली, तो इसकी बुक वैल्यू कम है और सेलिंग प्राइस 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इसको बेचने में हमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद चलते हैं मशीन ए की तरफ। जो मशीन ए है उन्होंने कहा था कि हम 2009 के सितंबर को जो है वो बेचने वाले हैं या उसको डिस्कार्ड करने वाले हैं कम्प्लीटली, और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन मिलने वाली नहीं है। सितंबर 30, 2009 को ए मशीन जो है वो रिटायर हो रही है, हालांकि उसका डेप्रिसिएशन तो आपने 2010 तक का निकाला था। तो देखें आपका पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का पूरा डेप्रिसिएशन, 5वें साल का 9 महीने का डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो 37,500 हो जाएगा। टोटल अकाम्युलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने निकाला तो ये 2,37,500 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसकी जब बुक वैल्यू निकालेंगे, इसकी कॉस्ट 340 थी, अकाम्युलेटेड माइनस करवाया तो बुक वैल्यू 1,02,500 रुपये आ गया। ठीक है ना, तो अब इसको जब हम अगर डिस्कार्ड करें, ये थोड़ा सा जो है काम हमारा ख़राब हो गया। एंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले मशीन ए की एंट्रीज़ बना देता हूँ कि उसका 237,500 का जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मशीन ए हमारे पास से चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा,
और दरमियान वाला जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, वो हमें लॉस होगा, क्योंकि उसके बदले में हमें कोई कंसिडरेशन नहीं दी गई। ये देख सकते हैं आप, बुक वैल्यू 1,02,500, सेल प्रोसीड कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिली, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये मशीन ए की बात कर रहा हूँ। तो मशीन बी की पहले मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ। मशीन बी के हवाले से उसने क्या कहा था कि 190,000 की सोल्ड की थी, तो 190,000 उसका कैश आ जाएगा। अब तक का अलाउंस उसका क्लोज होकर 315 डेबिट हो जाएगा। गेन जो हुआ था उस पर ये ऊपर लिखा हुआ है 5,000 हो जाएगा, और मशीन बी क्रेडिट हो जाएगी बाय रुपीज़ अपनी टोटल कॉस्ट 5 लाख से। ठीक है ना। उसके बाद मशीन सी की अगर मैं बात करूं, जो कि डी के साथ एक्सचेंज हुई थी, तो डी मशीन आपके पास डेबिट हो जाएगी। जो ओल्ड मशीन है सी, उसका अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा, मशीन सी क्रेडिट हो जाएगी। और कैश आपने जो एडिशनल दिया था, गेन और लॉस तो कुछ हुआ नहीं था क्योंकि इक्वल टू बुक वैल्यू था, 380 से एडिशनल कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ मशीन डी विद मशीन सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी लेंदी था और सॉल्यूशन में मुझसे मेरी मिस्टेक की वजह से आगे पीछे हो गया। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।